अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मीर शब्बर अली डीएन स्पोर्ट के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं असद शफीक, पाकिस्तान इंटरनेशनल एक सीजन कैंपेनर हैं। ठीक है असद भाई, अभी नेशनल T20 कप चल रहा है, अभी तक आप लोगों का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? टूर्नामेंट कैसा जा रहा है कराची के लिए? जी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। इससे पहले क्वालिफाइंग राउंड था, 16 टीमें थीं, उसके बाद टॉप 8 के लिए हमने क्वालिफाई किया। उसके अभी 4 मैच हो गए हैं, 4 में से 2 हम जीते हैं, 2 हारे हैं, तो इवन अभी है सिचुएशन। बस एक चीज़ इसमें है कि गैप्स जो है मैचेस में बिल्कुल नहीं है, लड़कों को रेस्ट का जो है वो टाइम नहीं मिल रहा है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को, तो उस चीज़ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। बाकी ठीक चल रहा है। अच्छा, कराची के हमने कुछ नए नाम देखे हैं इस सीज़न, ऑब्वियसली अच्छे खासे लड़के अब PSL में भी खेलते हैं, तो अभी इस T20 कप के ज़रिए क्या कोई फ्यूचर की तैयारी हो रही है स्पेशली फॉर कराची क्रिकेट? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हमारे 6 लड़के इस वक्त पाकिस्तान टीम में हैं, तो हमारे स्पिनर्स जो हैं वो तीनों नए हैं। आरिफ याकूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ज़ियाउल्लाह हमारा अंडर 21 खेल रहा है, और दानिश जो है वो स्पिनर है हमारा। और बैटिंग में भी जो अमाद आलम का इस साल डेब्यू हुआ है वो बड़ा अच्छा खेला। फिर हबीबुल्ला एक मैच खेला है, उसने 20-21 रन बनाए, बड़े इंप्रेसिव बनाए। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा साइन है कराची के लिए कि यंग लड़के जो है वो आ रहे हैं। अभी जो सीनियर प्लेयर हैं वो उनकी एब्सेंस में नए लड़के आ रहे हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं। ये कराची के फ्यूचर के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है। अच्छा, अभी आपने बात की कि मैचेस कितने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, बार बार, मतलब एक कल रात ही आप लोगों ने खेला है, फिर आप अभी खेल रहे हैं, तो ये जो इसकी ऐसे जो क्वालिटी है इस टूर्नामेंट की, वो कितनी आपको लग रहा है इफेक्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ पिचेस एंड आउटफील्ड एक्सपेक्ट? जी होता है, बिल्कुल इफेक्ट होता है। अब हम कल रात को मैच खेले हैं, वहाँ से मेरा ख्याल है कि 12 बजे हम घर पहुँचे और आज सुबह हमारा फिर मैच था। तो इस तरह बैक टू बैक जो है वो रिकवरी का टाइम जो है मुश्किल होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया जो क्वालिफाइंग राउंड थे उसमें भी बैक टू बैक मैचेस से, उससे पहले वनडे कप था पूरा, तो वो थोड़ा सा बीच में मेरा ख्याल है अगर गैप होता हफ्ते का तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि फिर बंदा फ्रेश माइंड से आता है, थोड़ा T20 की प्रैक्टिस करके आता है। लेकिन वो बैक टू बैक असल में मेरा ख्याल है गैप आगे नहीं है, विंडो नहीं है, तो इस वजह से PCB को टाइम आगे है नहीं उनके पास, तो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो डोंट यू थिंक ये एडजस्टमेंट प्लेयर्स को कितना इफेक्ट करती है आपके? देखिए इफेक्ट तो करती है ऑब्वियसली, फास्ट बॉलर्स को मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये एज अ प्रोफेशनल हमारा काम है इन चीज़ों को देखना। और जिस तरह मैंने आपको बताया विंडो आगे है नहीं PCB के पास, तो ये वजह है कि जो है बैक टू बैक मैचेस खेलने पड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम है, ऑब्वियसली द रीजनल टीम्स आर बैक, ज़्यादा टीमें हैं, तो ये बेटर है या वर्स है जो पिछला सिस्टम था उससे आपके हिसाब से? देखिए इट्स नॉट अबाउट बेटर और वर्स। किसी भी सिस्टम जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसको आपको तकरीबन 4-5 साल देने पड़ते हैं उसकी प्रोडक्ट देखने के लिए कि ये सिस्टम क्या प्रोडक्ट बना रहा है। पिछला जो था सेटअप उसमें 6-3 फर्स्ट क्लास टीम, तो उसमें काफ़ी लड़के ऐसे थे जो नहीं खेल पा रहे थे, जो कि अच्छे थे, लेकिन टीमें कम थी, उनको चांस नहीं मिल रहा था, वो सेकंड 11 में खेल रहे थे, मैचेस कम थे फर्स्ट क्लास के। अब इस साल डिपार्टमेंट के आने से ये है कि मैचेस ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा लड़कों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो ये इस लिहाज से अच्छा है कि जो लड़के स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं खेल पा रहे थे पिछले सेटअप में, वो इस दफ़ा आके जो है ये डिपार्टमेंट से फर्स्ट क्लास खेल के और अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। अच्छा, आप सीज़न इन सीज़न आउट डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, तो आपके अभी रिसेंटली भी PCB ने मतलब ये पॉलिसीज़ बनाई हैं कि भाई लड़के खेलें डोमेस्टिक क्रिकेट, तो आपके हिसाब से ग्रो करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली खेले, स्पेशली रेड बॉल? जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें अगर आप अपना डोमेस्टिक ही नहीं खेलेंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए आपका केस क्या होगा अगर आप डोमेस्टिक ही नहीं खेलेंगे तो मेरा ख्याल है कि सीनियर प्लेयर जो होते हैं वो अगर डोमेस्टिक खेलते हैं तो ये अच्छा होता है जूनियर्स प्लेयर के लिए भी कि वो जूनियर सीनियर के साथ आके खेलते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है वो हम शेयर करते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है, और फिर यंग एक्साइटिंग जो टैलेंट है हमारा वो जल्दी ग्रो करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये आप अगर फ्री हों और आप जब भी डोमेस्टिक सर्किट हो पाकिस्तान को प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक को देनी चाहिए। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आपके इंटरनेशनल करियर के बारे में बात करते हैं। आपने पाकिस्तान को ऐसे टाइम पे रिप्रेजेंट किया है जब काफ़ी मुश्किलों के बाद टीम निकल रही थी, स्पेशली जो स्पॉट फिक्सिंग सागा हुआ, उसके बाद मिसबा के अंडर एक टीम ने बिल्ड किया, तो वो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, और आपको कैसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट उस टाइम में कितना चेंज हुई? यार शुरू में तो बहुत मुश्किल आती, क्योंकि आपको बताया मैं इसके बाद ही टेस्ट टीम में आया था, उससे पहले तो मैं एक टेस्ट मैच खेला हुआ था। तो शुरू में क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत शैटर्ड हुआ था इस इंसिडेंट के बाद, तो वो कॉन्फिडेंस रिगेन करने का जो प्रोसेस था ना वो बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए एज अ प्लेयर, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। तो वो जो
3-4 साल थे ना उस केस के बाद के, वो बहुत मुश्किल थे। वो लोगों का दोबारा कॉन्फिडेंस गेन करना, और फिर होम पे क्रिकेट हो नहीं रही थी, उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था हम लोगों को। तो ये दोनों तीनों फैक्टर जो थे ये बहुत मुश्किल थे, लेकिन मेरा ख्याल है मिसबा भाई ने उन 2-3 साल में, 3-4 साल में जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को लीड किया, और फिर उसके बाद हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 बने जब हम दुबई में अपना होम सीरीज़ खेलते थे, दुबई अबू धाबी में। तो वो मुश्किल तो थे 3-4 साल, लेकिन सबकी मेहनत से जो है ना फिर लोगों का कॉन्फिडेंस हम लोगों ने लिया वापस, और फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। अब तो माशाल्लाह होम सीरीज़ भी होती हैं और क्राउड भी आता है होम, जो कि प्लेयर को उसका बहुत एडवांटेज है। अच्छा असद, जब होम सीरीज़ होना शुरू हुई 19-20 में, तभी आपने अपनी जगह जो है वो लूज़ करी टेस्ट टीम में। आपके नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थे, आज ही मैं देख रहा था। तो उस बारे में आप किस तरीके से देखते हैं एज अ सीनियर प्लेयर लूजिंग योर प्लेस इन द टीम वाइल यू आर ऑलरेडी कंसिस्टेंटली प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट? यार वो यूके वाली सीरीज़ मेरी अच्छी नहीं गई थी, 2020 वाली, और उसके बाद यंग लड़के आ रहे थे जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। तो मुझे तो यही कहा गया था कि आप डोमेस्टिक में जाएं, अपनी फॉर्म को ठीक करके, जब आपकी फॉर्म ठीक होगी तो आ जाएंगे। तो मैं पिछले 3-4 साल से डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने टॉप 3 में फ़िनिश किया है तीनों साल। लेकिन अब ये सेलेक्टर्स के ऊपर है, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है। मुझसे जो कहा गया था वो मैंने आगे किया। अब लेकिन पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब जगह बनाना मुश्किल है, लेकिन ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट। सर आपने बात की मिडिल ऑर्डर के परफॉर्म करने की, लेकिन एक बड़ा कांस्टेंट मसला हम लोग फेस कर रहे हैं आजकल, स्पिन खेलने वाले अच्छे प्लेयर नहीं निकल रहे हैं, इवन स्पिनर्स नहीं निकल रहे हैं हमारे सिस्टम में से इतने ज़्यादा क्वालिटी स्पिनर्स जो आउट कर सकें। वर्ल्ड कप में भी हमने चीज़ें की। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस आप क्या समझते हैं कि उसका रीज़न क्या है कि स्पिन खेलने वाले अच्छे प्लेयर और इवन स्पिनर्स भी हम लोग सिस्टम से इतना निकाल नहीं पा रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि स्पिन खेलने वाले अच्छे प्लेयर नहीं हैं। हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अभी श्रीलंका वाली सीरीज़ में आप देखें, वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने जिस तरह सऊद ने वहाँ पे बैटिंग की, बाबर ने बैटिंग की, तो अगर स्पिनर्स अच्छा नहीं खेल पाते तो वहाँ पे इस तरह से 100 डबल 100 नहीं करते। और आपने स्पिनर्स प्रोड्यूस करने की बात की है, तो अबरार आपके पास प्राइम, मतलब इसी सर्किट से निकल के गया है। डोमेस्टिक में उसने पिछले साल टॉप आउट किए, फिर टेस्ट सीरीज़ में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। तो आप 2-3 एक साथ नहीं बन पा रहे, लेकिन विद द टाइम जो है इंशाल्लाह चीज़ें आगे बेहतर होती रहेंगी। अच्छा, आप बेसिकली आपके बारे में अगर बात होती है तो बंदा सोचता है यार एक डिसिप्लिन क्रिकेटर है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो आप अपने प्रोफेशन को आप जिस तरीके से आप लेके चलते हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं एज अ प्लेयर? मैं तो ये सोचता हूँ कि देखें, पाकिस्तान की किट पहनना और पाकिस्तान का स्टार अपने सीने पे लगाना ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका एक भी कोई गलत कदम सिर्फ आपको हर्ट नहीं करता, आपकी पूरी फैमिली को, आपके पूरे मुल्क को हर्ट करता है। तो ये एक इंडिविजुअल को बात सोचनी चाहिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट हिम, इट्स अबाउट हिज होल। मेरा ख्याल है एज अ नेशन जो है ना, वो फिर एक ऐसी चीज़ आपके ऊपर आ जाती है कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, स्टार लगाना। तो ये सबको सोचना चाहिए कि हमने जो है वो हर कदम फूंक फूंक के रखना है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी इज्जत दी है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके साथ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप रिसेंटली खबर आई कि आपको कंसल्टेंट बनाया गया है सिलेक्शन कमेटी के लिए, तो उस जॉब, वो जो भी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है आपके लिए, क्या एग्जैक्टली आपका काम होगा और आप उसको किस तरीके से अंजाम देने के बारे में? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक मुझे पता नहीं चला है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर अभी तक आया नहीं है, अभी सिर्फ बात ज़बानी कलामी बात हुई है, अभी तक ऑन पेपर मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। वो जब आ जाएगा, एक दफ़ा मैं देख लूँगा, तो मुझे भी ज़रा क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरा काम क्या है, और फिर डिसीजन जो भी मुझे लेना है वो लेने में आसानी हो जाएगी। तो मैं वो खुद कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच असद, नाइस टू थैंक मीट यू यू। सो मच।